प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको ड्राइव किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैसेस को यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। इनके हम एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। There are two types of the specific heat of gases. Number one, specific heat of gas at constant volume, जिसे हम CV से लिखेंगे, ये है CV। और दूसरी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम CP से लिखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये स्पेसिफिक हीट से होती क्या है। चलिए शुरुआत हम इसी की कर लेते हैं। सबसे पहले CV, आप यूं समझ लीजिए कि 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने में कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हुए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, वही होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature of 1 gram gas up to 1 degree Kelvin at constant volume. It is denoted by CV। अब देखिए यहाँ मास अगर हम ग्राम्स की बजाय मोल्स में ले लेते हैं। जनरली मास गैसेस का मोल्स में लिया जाता है। अगर हम 1 मोल गैस ले लें तो इसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी वो मैं यही बात, और मोलर स्पेसिफिक हीट of gases at constant volume। और प्यारे बच्चों इसे हम CV से लिखेंगे। इसमें हमने कैपिटल C कर दिया है, ये हो गया। और दूसरी जो डेफिनेशन हम बात करना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अब की बार हम वॉल्यूम की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाएंगे तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी, उसे ही कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज the temperature of 1 gram gas up to 1 degree Kelvin at constant pressure। It is denoted by small c। और जैसा हमने यहां बताया था कि if the mass is given in moles,
जनरली ऐसा ही होता है। तो फिर इस स्पेसिफिक हीट को हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्यारे बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाय Cp। और अगर कोई आपसे पूछे भी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन दो, तो बिल्कुल यही, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस अप टू 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। और अब हम वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले 2 लेक्चर्स में, जिनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उन्हीं को यूज करके अब हम इन दोनों ही जो स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, इन दोनों के एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। जो अभी हमने डिफाइन किया है उन्हीं को हम करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट Cv एंड Cp, ये दोनों को अभी हमने डिफाइन किया है और अब हम इनके फार्मूले ड्राइव करेंगे। आपके लिए कंडीशन ये है कि आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। हालांकि एज सच हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको आप वहां से भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ही स्लो मोशन में आप इसको समझें, पढ़ें, जैसा कि क्लासेज में आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम चाहते हैं कि आपको वही चीज़, जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही माहौल आपको मिले और उसी तरीके से आप इसको समझ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 मोल गैस कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि कंसीडर 1 मोल गैस हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए, गैस लिए है आपने एक जनरल, जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक गैस या ट्राईएटॉमिक गैस, जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हम यही मान लेते हैं कि n इज दी टोटल नंबर ऑफ, वो जो गैस है उसके टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। ये देखिए बेटे, और एक और बात हम मान लेते हैं, 1 मोल गैस लिए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आप सभी जानते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। n इज द नंबर ऑफ molecules in 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। ये देखिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ द गैसेस, उसी को यूज करेंगे। यानी कि मैं जो बात यहां करने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस। आप जानते हैं प्यारे क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। क्या है ये लॉ, कि एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस इज 1/2 kT, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो वही बात मैं ये लिख रहा हूं। इस लॉ के मुताबिक द एनर्जी ऑफ 1 molecule for 1 degree of freedom at temperature T degree Kelvin is 1/2 kT।
ये देखिए, ये बात आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, यानी कि आप समझ गए कि एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके हिस्से में T डिग्री टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी आती है। और T क्या है यहाँ? टेम्परेचर। जैसे भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग तो फिर उस मॉलिक्यूल के हिस्से में एनर्जी भी बढ़ जाएगी उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ये एक के लिए है, लेकिन अब हम बात करें, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए है और हमने गैस कितनी ली है? 1 मोल गैस ली है। 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिर 1 मोल गैस, या यूं कहिए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? यानी कि जो हम बात करने जा रहा हूं वो देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल गैस एट टेम्परेचर T डिग्री केल्विन इज, बताइए, आप बता सकते हैं ना, जब एक मॉलिक्यूल के हिस्से में 1/2 kT है, जहां K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो फिर 1 मोल जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स मैंने बताए? n, तो ये कितना हो जाएगा? जाहिर है ये हो जाएगा 1/2 n kT। भाई हमने क्या किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मॉलिक्यूल के हिस्से में इतना तो n मॉलिक्यूल्स के हिस्से में इतना, यानी कि ये एक 1 मोल गैस की एनर्जी आ गई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। लेकिन एक मॉलिक्यूल के वहाँ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n लेके चले हैं। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी है, तो फिर n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी होगी? अब क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद, जो बात मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते जाइए और समझते जाइए, विद 1 मोल गैस फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम एट टेम्परेचर T डिग्री केल्विन कितनी हो जाएगी? देखिए, ये है 1 मोल गैस की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लिए लिए हमने? n, तो ये कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 1/2 n kT। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने एक बात आपको बताई थी वहां पर कि R/n यही तो है हमारा इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये देखिए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए R क्या हो जाएगा? K इंटू n, यानी कि जहां K इंटू n है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2, ये देखिए n R और T। ये देखिए n इंटू K, उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया है? R लिख दिया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? R इक्वल टू K इंटू n। तो ये हो गया, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि द एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दिस एट टेम्परेचर T। अब मान लो इसी गैस का टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ा दें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी पर मोल और विद वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो है T डिग्री पर, तो फिर T+1 डिग्री पर कितनी हो जाएगी उसकी हम बात कर लेते हैं। एट T+1 डिग्री केल्विन इस पर कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, वो द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल गैस फॉर 1 n डिग्री ऑफ फ्रीडम एट टेम्परेचर T+1 डिग्री केल्विन, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2 n R, और टेम्परेचर कितना हो गया है? T+1। देखिए T+1 डिग्री पर 1 डिग्री बढ़ाते ही इतनी एनर्जी बढ़ गई उसकी। तो अब हम बता सकते हैं कि भाई 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं 1 मोल गैस का, तो फिर कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, वो इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, नाउ
द अमाउंट ऑफ हीट, देखिए यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ऐसे नहीं बढ़ा है, इसमें हमें हीट की आवश्यकता पड़ी है, हीट हमने सप्लाई की है, वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole gas with n degree of freedom at constant volume। यहां हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको याद आ रही है, लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया था, ये क्या किस चीज की डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV। आप लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए CV इट इज इक्वल टू, ये देखिए ये यहाँ है हमारे पास 1/2 NR T प्लस 1, और ये देखिए 1/2 NR तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ माइनस T हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 NR। ये देखिए, क्योंकि इसको ये हो गया। एक चीज हम जानते हैं बेटे, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक CP होता है जो अभी हमने डिफाइन किया था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लोअर क्लासेज में आपने इन दोनों का रिलेशन पढ़ा है, मैं वही यहां लिख रहा हूं। वी नो, हम जान कि CP इजिकल टू CV प्लस R। अगर हम यहां पर जो एनर्जी है उसकी यूनिट वर्क वाली एनर्जी ले रहे हैं, मतलब ऐसे यूनिट में ले रहे हैं वर्क की इकाई में, तो ये रिलेशन है। CV की वैल्यू हम यहां से जानते हैं, वो जो चीजें हैं वो यहां लिख। अब प्यारे बच्चों देखिए, CV की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा। CV की जगह हम लिखेंगे 1/2 NR और प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ से। CP इजिकल टू, ये जो रिलेशन आएगा वो ड्राइव कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ जो चीज़ कॉमन आ रही है देख रहे हैं, R कॉमन आ गया है। जब R को हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ बचेगा n/2। ये देखिए, ये CP आ गया है। इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कि CP इजिकल टू, यहाँ हमने जो कॉमन लिया है सिर्फ R लिया है, वही हमने यहाँ कर रहे हैं, यानी कि R और इंटू 1 प्लस n/2। ये देखिए, ये CP की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम इन दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं कि, और उस रेशियो को आप जानते हैं हम गामा से लिखते हैं, यानी कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि गामा इजिकल टू CP/CV। दोनों CP की वैल्यू ये है R इंटू 1 प्लस n/2 और डिवाइडेड बाई ये 1/2 NR। इनको काट दीजिए, जैसे R से R कैंसिल हो गया है, आप भी काट दीजिए, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, नीचे n/2 है, जब इसको n/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 के नीचे n/2 लिख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 2/n, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये n/2 है ही, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ इसको हम n/2 से लिखेंगे नीचे, तो ये क्रॉस होकर के ये हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो गामा आ गया है वो क्या आ गया, गामा इजिकल टू 1 प्लस 2/n। यानी कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो हम रेशियो ऑफ दी 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों को हम डिराइव कर सकते हैं, यानी कि ये रिलेशन भी अब हमारे पास देखिए, और ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास आ चुके हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह सकते हैं। ये एक जर्नल रिजल्ट्स आ गए हैं। और प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बताया था तो डिटेल में आपको बताया था कि मोनोएटॉमिक गैस, डाईएटॉमिक गैस या ट्राईएटॉमिक गैस जो है उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, और उसी की वैल्यूज हम यहाँ रख करके, और ये उनकी जो डिफरेंट गैसेज है उनको भी हम यहाँ ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं जो डिफरेंट गैसेज हैं उनके लिए इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं।
फॉर मोनो एटॉमिक गैस, और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ये जो वैल्यू है Cv, Cp और गामा की वैल्यू चेंज होती है। तो मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है आप जानते हैं, द मोनोएटॉमिक गैस इज दैट हुज मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय द ओनली सिंगल एटम। आप जानते हैं जैसे हीलियम गैस है, हमारी जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं वो मोनोएटॉमिक गैस के कैटेगरी में ही आती हैं। और हमने वहाँ बताया था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होते हैं, उनके ट्रांसलेटरी मोशन या उनके रोटेशनल मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन की वजह से होते हैं। तो जो मोनोएटॉमिक गैस होती है इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जिसमें 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, और जितने हमें कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है किसी गैस मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए मोनोएटॉमिक गैस में क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है तो सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, वो होते हैं 3। और ये मैं यहां बता देता हूं, T मीन्स ट्रांसलेटरी, यानी ये तीनों ही ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होती हैं। जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया तो पुट दिस वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दीज इक्वेशन। यहां से आप Cv की वैल्यू भी, Cp की वैल्यू और गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं Cv कितना है। Cv यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से n की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/2R। और Cp यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू आप 3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3/2 तो ये हो जाएगा 5/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5/2R। यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं Cp/Cv, अदरवाइज इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि गामा की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। गामा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से जब n की जगह आप 3 रखेंगे 2/3, इसका मतलब ये हुआ ये 3 5/2, यानी कि ये हो गया 5/2। और इसकी जो वैल्यू आई है वो नोट जरूर कर लीजिए, ये हो जाती है, कितना हो जाएगा ये, आप इसको, ये गामा आ गया हमें हमारे पास, यहीं से हमने डायरेक्ट रखा है 3, तो 2/3 करेंगे तो 3 2 5 5/3, 3 है ना ये 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 बन जाए 3 6 6 7, ये आ गई। ये नोट कर लीजिए, ये हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस की बात आ गई। अब हम कर लेते हैं डाई एटॉमिक गैस के रिलेटेड जो बातें हैं वो कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी कंडीशन हम निकाल रहे हैं फॉर डाई एटॉमिक गैस। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं डाई एटॉमिक गैसेस क्या होती हैं। दोज गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप बाय द 2 एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जो 2 एटम से मिलकर के जिनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डाई एटॉमिक गैस। अब ये जो डाई एटॉमिक गैस है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से डंबल शेप में होते हैं, लाइक दिस अटैच्ड होते हैं। तो इसमें 2 तरीके के मोशन हो जाएंगे बेटे, इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा, साथ साथ में ट्रांसलेटरी मोशन तो होता ही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होगी और रोटेशन मोशन के लिए 2 डिग्री ऑफ। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के केस में, जो कि मैंने बताया ही दिया है आपको, O2 N2 एक्सेट्रा ये गैसेज हैं, तो इनके लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे वो देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखिए ये कितने हो जाएंगे, जिसको हम n से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 5। और ये भी बता देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 3 और रोटेशनल मोशन की वजह से 2, तो दोनों मिलके कुल कितने हो गए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो फिर प्यारे बच्चों इन इक्वेशंस की सहायता से हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
molar specific heat at constant pressure, and gamma, the ratio of these two specific heat can be calculated or can be determined. तो चलिए लिखें. Now the equation 1 becomes, या equation 1 gives here that CV is equal to, यहाँ पर ये 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, n की जगह हमने 5 रख दिया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 5/2r. Cp की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ से निकाल लेते हैं. Cp इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो कितना होगा 5/2 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 7/2r. और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो गामा होगा इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इस फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं. तो कितना होगा वो देख लीजिए. वो देखिए जब n की जगह 5 रखेंगे, 5 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 7/5. और प्यारे बच्चों इसको जब ये आ गया है और इसको जब हम, क्योंकि यहाँ भी देखिए r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 7/5 हो गया है. जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 और 2 1.4 ये वैल्यू आ गई हमारे पास डाई एटॉमिक गैस के लिए. अब हम बात कर लेते हैं ट्राई एटॉमिक गैस. इनकी वैल्यूज को आप देखते जाना कि गामा की वैल्यू और इनकी जो स्पेसिफिक हीट ये कैसे चेंज हो रही है उसकी हम बात करें. अब हम बात कर लेते हैं ट्राई एटॉमिक गैस. फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्राई एटॉमिक जो गैस होती है वो क्या होती है, दोज गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स. और इसके एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे O3 गैस, मैंने वहां भी बताया था इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन अब बात यहां आ गई है कि ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये जब कंबाइंड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो नॉन लीनियर भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है. यानी कि अब यहाँ पर हमें 2 अलग अलग केस करने पड़ेंगे ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए, जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग होते हैं. देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स पता है कैसे होते हैं, वो इस टाइप से होते हैं. ये देखिए इसमें ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि वो एक लाइन में नहीं होते हैं. अब जब ऐसी बात होती है तो इनमें जो है ट्रांसलेटरी मोशन तो होता ही है, रोटेशनल मोशन भी होता है, लेकिन साथ साथ में वाइब्रेटरी मोशन भी होता है. वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट रहती है. तो नॉन जो मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम प्यारे बच्चों ये होते हैं 6. कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए 3, रोटेशनल मोशन के लिए 2 और वाइब्रेटरी मोशन के लिए 1, और कुल मिला के हो गए हैं 6. और जब हमें ये पता चल जाए कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए n की वैल्यू इतनी होती है तो n की वैल्यू यहाँ पर रख करके हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर और गामा इन दोनों के रेशियो भी निकाल सकते हैं. चलिए देख लेते हैं कि ट्राई एटॉमिक गैसेस के केस में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए Cv की वैल्यू कितनी होती है. ये देखिए Cv इज इक्वल टू, यहाँ हम n की जगह 6 रखेंगे तो 6/2 यानी कि 3r. ये देखिए और Cp के लिए ये यहाँ पर, अब आप ये Cp देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 6 रखेंगे और 6 रखेंगे तो 2 3 6 3 1 4 यानी कि 4r. बिल्कुल सही. और रेशियो निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं और वो होगा गामा Cp/Cv, और Cp/Cv हमें पहले ही पता है, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि Cp/Cv ये कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा. r से r तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर कितना है 6 रखेंगे तो 2/6 तो 1/3, 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा 1 यानी कि 4/3 ये हो गया है. और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.33 ये आता चला जाता है. यानी ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई है. और ये आई है फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉन लीनियर. चलिए अगर ये लीनियर हो तो उस केस को भी हम देख लेते हैं. फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स
आप समझ गए होंगे लीनियर का मतलब होता है जब ये तीनों ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये देखिए, if the molecules are combined like this, that is they are in a straight line, then those are called linear molecules. In case of linear molecules, the degree of freedom are 7. Total number of degree of freedom are 7. कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस मोशन की वजह से? ये देखिए, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन 3 होंगे ही, फॉर रोटेशन मोशन ये 2 होंगे, और फॉर वाइब्रेटरी मोशन भी 2 होंगे, और इस तरह से कुल मिल टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर। और जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का बारे में पता हो तो हम फिर CV, CP और गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो देख लीजिए कैसे। ये देखिए, पहले हम बात करते हैं CV। पुट दिस वैल्यू ऑफ N7 इन दिस इक्वेशन, यानी कि 7/2R, 7/2R। और उसके बाद हम CP की वैल्यू निकालते हैं। CP के लिए यहाँ N की वैल्यू 7 रखेंगे, 7/2, 2 तो ये 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9/2R। और प्यारे बच्चों, यहीं से हम गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9/7। और 9/7 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे N की वैल्यू हम 7 रखेंगे यहाँ पर, 7 या 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 9/7। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 8 के करीब ही आ जाएगा, और इस तरह से ये चीज़ हमारे पास बन गई। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने एक ट्रेंड नोट किया यहाँ पे। देखिए, जब मोनोएटॉमिक गैस थी, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक ही एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 ही थे। लेकिन जो गामा की जो वैल्यू आई थी वो देखिए वो कितनी थी, 1.667। और फिर हम जब डायएटॉमिक गैस की बात कर रहे थे तो डायएटॉमिक गैस के केस में आपने देखा था ये डायएटॉमिक गैस है, तो गामा की वैल्यू आई थी 1.4, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर गामा की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। और जब हम ट्राइएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में ये जो वैल्यू आई थी आपने देखा था ये थी 1.33, यानी ये इससे भी थोड़ी कम हो गई। और जब वो लीनियर था तो ये 1.28। मतलब स्पष्ट है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे, डायएटॉमिक गैस में 5 और ट्राइएटॉमिक गैस में ये 6 और 7 के वैल्यू थे। लेकिन जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हुए, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता चला गया, तो वैसे वैसे जो गामा की वैल्यू थी वो रिड्यूस होती जा रही है। ये देखिए, रिड्यूस होती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही चीज हम यहां लिख सकते हैं कि एज द molecules of the gas becomes more complex, then, or you can say as the degree of freedom increases, then the value of the gamma goes on decreasing, approaching towards 1 की तरफ बढ़ रहा है। देखिए 1.6, 1.4, 1.3, 1.28 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो गामा है जिसके बारे में हमने आपको बताया है यहां पर, एज द गैस becomes more complex or degree of freedom increases, the value of gamma जिसकी हम बात कर रहे हैं goes on decreasing, goes on decreasing approaching to, ये 1 की तरफ जा रहे हैं। देखो 1.6, 1.4, 1.33 1 की तरफ जा रहे हैं। और कब 1 हो जाएंगे, ये देखिए गामा बिकम्स इक्वल टू CP/CV। ये 1 कब होगा, जब ये 1 होगा तो CP और CV दोनों बराबर हो जाएंगे। और आप जानते हैं दोनों जो मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों एक ही होते हैं, बराबर होते हैं। वो किस केस में होते हैं, लिक्विड और
सॉलिड के केस में। और इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि जब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो वो जो गैस होगी वो सॉलिडिफाई या फिर लिक्विडफाई हो जाएगी, यानी कि जो गैस है उसकी जो स्टेट है वो बदल जाएगी। जैसे जैसे ये 1 हो जाएगी, इस तरीके से आप देख रहे हैं। मैं वही बात यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि when Cp and Cv becomes equal, or you can say this gamma becomes equal to 1, then the gas becomes solidify या becomes solid or becomes liquid. Of diatomic gas, such as hydrogen etc. जो हमने बात की थी, विद टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, इसका वेरिएशन जो प्रैक्टिकली जब देखा गया और इसकी स्पेसिफिक हीट नोट की तो वो किस टाइप का आता है उसे ग्राफ के द्वारा हम समझ लेते हैं। ये देखिए, आप मेरे साथ साथ ग्राफ बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अगर इसको समझ करके पढ़ोगे तो बहुत कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। मैं आपको जो कुछ लिख करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपकी अपनी भाषा में, इसी भाषा में जो नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत ईजी होंगे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे साथ साथ लिख करके अपने नोट्स खुद भी बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ये हम इस एक्सिस के अलोंग हमने टेम्परेचर लिया है और इस एक्सिस के अलोंग हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं। ये देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे सपोज कीजिए ये हम 70 डिग्री केल्विन ले लेते हैं, यहाँ पर 250 और यहाँ पर 750 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 5000 डिग्री केल्विन। ये केल्विन के अंदर है। और इस तरीके का जो ग्राफ हमारे पास आता है वो देख लीजिए, ये है 3/2r, ये है 5/2r, मेरे साथ साथ ग्राफ भी बनाते जाइए, और ये है 7/2r। ये देखिए कि ये ग्राफ इनका कैसे आता है वो देखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसको एक लाइन कर देता हूँ, आप खुद देखिए समझा करके और साथ साथ ग्राफ बनाते जाइए और जो वेरिएशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हीट इतनी होती है, ये देखिए 3/2r रहती है, यानी कि ये वाला ग्राफ हमारे पास आ जाता है यहाँ तक। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो Cv की जो वैल्यू होती है ये होती है 3/2r, लेकिन ये कब होती है? जब जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 70 डिग्री केल्विन होती है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद 250 तक क्या होता है, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर ये देखिए 250 तक जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 से और 5/2 की तरफ अप्रोच करती है। और 250 से लेकर के ये देखिए यहाँ से और 750 तक ये ऑलमोस्ट यहाँ कांस्टेंट रहती है। ये देखिए आप, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी वैल्यू जो होती है ये देखिए 5/2 हो जाती है, 5/2r हो जाती है। कब? जब टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 250 से तो ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए 750 तक केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर ले लिया। उसके बाद फिर जब टेम्परेचर इससे हाई होता है, बढ़ने लगता है, तो जब ये 250 तक जाता है तो ये देखिए ये वाले आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना हो जाता है यहाँ पर 250, यानी कि जब टेम्परेचर जो है ये 7/2r हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर इज बिकम्स ग्रेटर देन 5000 डिग्री केल्विन। तो इस ग्राफ से बहुत कुछ आपको क्लियर कट हो रहा है कि हाउ दी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डाइएटॉमिक गैस, ये किसके लिए हमने उदाहरण लिया? हाइड्रोजन गैस के लिए लिया है, जो कि एक डाइएटॉमिक गैस है। और उसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आता है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इन रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया गया और फिर एक ग्राफ खींचा गया। तो किस तरह से स्पेसिफिक हीट
ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस वेरी विद द टेम्परेचर, वो आपने नोट किया। यानी कि दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक गैस ऑफ द सच एज हाइड्रोजन गैस विद द टेम्परेचर। और हम देख रहे हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस was less than 70 degree Kelvin, the molar specific heat at constant volume was 3/2R, and when the temperature increases from 7 to 250, the molar specific heat increases, but it remains constant from 250 degree Kelvin to 750 Kelvin, that is the molar specific heat is 5/2R। और ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आज का हमारा लेक्चर रहा है और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपका मन कह रहा होगा कि हमें ये एक आर्टिकल जो है समझ में आ गया है, अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो हम पूरा जो सिलेबस आपका करवाने वाले हैं, आपके हमारे पास जो है वो फीडबैक आना चाहिए। और वो फीडबैक दो तरीके से आता है, या तो आप कमेंट्स में जा कर के लिखें, या फिर आपके द्वारा जो इस आईसी सर फिजिक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हम अपने जो मकसद है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, और आपको समझाने में हम अपना जो रोल है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए प्यारे बच्चों, और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इनको शेयर भी कीजिए, लाइक करना भी नहीं भूलना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मीन फ्री पाथ का क्या होता है और उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए मिलते हैं उस इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, मीन फ्री पाथ और एक्सप्रेशन फॉर दैट। और तब तक गुड लक, थैंक यू वेरी मच।